माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़ा था। आज हम उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज हम लोगों का टॉपिक है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। ओके, तो आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की क्या डिस्कस करते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई रिएक्शंस है और वो रिएक्शंस आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो उसमें स्टीरियोकेमिकली भी बहुत सारे क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। लेकिन किसी भी रिएक्शंस की स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिस्कस करने से पहले हम लोग को थोड़े बहुत टर्म्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले 2-3 टर्म्स के बारे में आपको बताता हूं, उसके बाद हम टॉपिक को आगे ले जाते हैं। तो उनमें जो फर्स्ट टर्म है दैट इज एसिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर। देखो, अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में एक ऐसा कार्बन का एटम है जिससे अटैच ऑल 4 एटम या ग्रुप ऑफ एटम, एक ऐसा कार्बन जिससे अटैच सभी के सभी जो ग्रुप है, अगर वो डिफरेंट है, तो देन दैट कार्बन इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन, या उसे आप लोग का स्टीरियो सेंटर या कायरलिटी सेंटर भी आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एसिमेट्रिक कार्बन आना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो हम लोगों ने एक एग्जांपल ले लिया 2-ब्रोमोब्यूटेन। हम लोगों के पास एक मॉलिक्यूल है 2-ब्रोमोब्यूटेन। दिस इज 2-ब्रोमोब्यूटेन। तो ये जो 2-ब्रोमोब्यूटेन है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो 2-ब्रोमोब्यूटेन, तो देखो 2-ब्रोमोब्यूटेन में आपको टोटल 4 कार्बन नजर आ रहे हैं। अगर आप फर्स्ट कार्बन को देखें तो फर्स्ट कार्बन के साथ आपको ये 3 हाइड्रोजन्स नजर आ रहे हैं, यानी 3 एटम सेम है। तो दिस कार्बन कैन नॉट बी एसिमेट्रिक और स्टीरियो सेंटर नहीं हो सकता है। ओके, नाउ मूव टू थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन में भी आपको 2 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। तो दिस कार्बन कैन आल्सो बी, ही कैन नॉट बिहेव एज अ स्टीरियो सेंटर, ये भी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं हो सकता। सिमिलरली फोर्थ कार्बन भी नहीं हो सकता। अब अगर आप सेकंड कार्बन को देखो, सेकंड कार्बन, तो सेकंड कार्बन से आपको 4 आपको ग्रुप नजर आ रहे होंगे। एक आपको सेकंड कार्बन से Br नजर आ रहा है अटैच, एक आप लोगों को सेकंड कार्बन से CH3 ग्रुप नजर आ रहा है अटैच, एक आपको, ठीक है, जो सेकंड कार्बन है उसमें हाइड्रोजन अटैच है, और एक लास्ट में अगर आप देखोगे तो इस सेकंड कार्बन से आपको एक इथाइल ग्रुप नजर आ रहा है। यानी सेकंड कार्बन से अटैच 4 के 4 जो आपके एटम हैं या ग्रुप ऑफ एटम हैं वो डिफरेंट है। तो हम इस सेकंड कार्बन को क्या बोल सकते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन बोल सकते हैं, हम इसे स्टीरियो सेंटर कह सकते हैं, या इसे हम लोग कायरलिटी सेंटर भी बोल सकते हैं। तो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिस शो कर सकता है। ये हम ऑलरेडी, अगर आप लोगों को पता होगा, तो हम लोगों ने जब ऑप्टिकल आइसोमेरिस डिस्कस किया था तो हमने उसमें देखा था। तो अगर कोई कंपाउंड है, अगर उसमें एसिमेट्रिक कार्बन है, तो वो क्या दिखाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिस दिखाएगा। क्या दिखाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिस, यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा। ओके, ये टर्म आपको क्लियर हो गया ना, एसिमेट्रिक कार्बन या कौन सा बताओ, स्टीरियो सेंटर। अब मूव करते हैं। अब लगभग हम केपेबल हैं कि हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं एसन रिएक्शंस की स्टीरियोकेमिस्ट्री को। ओके, एक टर्म क्लियर हो गया। देखो, अगर आपके पास कोई एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है और उस एल्काइल हैलाइड के, ध्यान सुनो, अगर उस एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल का अगर आप स्टीरियोकेमिस्ट्री देखना चाहते हो, तो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि उस मॉलिक्यूल में, यानी उस एल्काइल हैलाइड में एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिक कार्बन। तो अगर किसी एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल में एसिमेट्रिक कार्बन होगा तो तभी हम उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखो, मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिखा है। अगर आप देखोगे तो इसमें आप लोगों को ये जो कार्बन है, ये आपको एक एसिमेट्रिक कार्बन नजर आ रहा है। अब देखो क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, इससे एक हेलोजन अटैच है, ये X लिखा है, तो ये X क्या हो सकता है, ये यहां पर Cl, Br और I कुछ भी हो सकता है, दिस might be X। और इस कार्बन से एक मिथाइल है और एक इथाइल है। सो दिस कार्बन इज एसिमेट्रिक कार्बन। ये कैसा कार्बन है? एसिमेट्रिक कार्बन है। ओके,
तो ये जो हेलोजन है ये किससे अटैच है? ये इस एसिमेट्रिक कार्बन से अटैच है, ये इस स्टीरियो सेंटर से अटैच है। तो अब क्या होगा, अब अगर इस कार्बन से, एसिमेट्रिक कार्बन से X अटैच है और सपोज करो इसकी रिएक्शन हम किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ करा रहे हैं, सपोज करो कि Y एक न्यूक्लियोफाइल है, इसके साथ रिएक्शंस करा रहे हैं, तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है, आप ध्यान से देखना। तो पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जिस पोजीशन में 3D में जिस पोजीशन पे X है वो उस पोजीशन से हटे, रिमूव हो, सब्स्टिट्यूट हो, और सेम पोजीशन पे जो ये Y है ये नया ग्रुप आए। तो आप एक बार चेक करो, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, हमने X को सब्स्टिट्यूट किया, हमने X को रिप्लेस किया, सब्स्टिट्यूट किया, किससे सब्स्टिट्यूट किया? Y से। तो देखो X जिस पोजीशन पे था ना उसी पोजीशन पे Y आ गया, बाकी के जो एटम्स है उनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। अगर कभी ऐसा होता है तो स्टीरियो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसे बोला जाता है रिटेंशन। क्या बोलते हैं? रिटेंशन हो गया। ओके, तो रिटेंशन में आपको हमेशा याद रखना है, रिटेंशन में क्या होगा कि जो आपके पास मॉलिक्यूल है उससे जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसका स्पेस में जो अरेंजमेंट है 3D में जो अरेंजमेंट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिटेंशन। ठीक है, RETENTION, रिटेंशन कहलाता है। ओके, रिटेंशन। ओके, ठीक है, स्पेल। हाँ, अब मूव करते हैं। अब एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है, हम पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं कि जिस पोजीशन पे आपका हेलोजन है, जिस पोजीशन पे आपका X है, हेलोजन है, अगर ये जो Y है इसने इसको सब्स्टिट्यूट किया, लेकिन इस बार जो Y की पोजीशन है वो X की पोजीशन के जस्ट मान लो अपोजिट है। जस्ट क्या है? अपोजिट है। अगर कभी ऐसा होता है तो ये जो प्रोसेस होती है इसको स्टीरियो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं हम लोग इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। तो अगर रिटेंशन होगा, ये देखो ये रिटेंशन वाला प्रोडक्ट है, सपोज करो ये A रिटेंशन वाला प्रोडक्ट है और ये जो B है ये इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट है। तो रिटेंशन में जो एटम यानी एसिमेट्रिक कार्बन से जो अटैच सभी ग्रुप हैं उनका स्पेस में अरेंजमेंट सेम होगा। इन्वर्जन में क्या होगा? इन्वर्जन में जो एसिमेट्रिक कार्बन से अटैच जो ग्रुप है, खासकर वो ग्रुप जो सब्स्टिट्यूट हुआ है, अगर उसकी पोजीशन इस X के जस्ट अपोजिट है तो दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्वर्जन। अगर इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझे तो आप इसको ऐसे समझोगे, जस्ट ये आप लोगों के पास एक मार्कर है, ओके, ये मार्कर और ये उसका कैप है, ओके। अब हम लोगों ने क्या किया, देखो ये मार्कर की ऐसी पोजीशन है। अब सपोज करो मैंने ये जो आप लोगों का रेड मार्कर है इसका जो कैप है इसको किसी दूसरे ग्रुप से, सपोज करो मैंने ग्रीन से सब्स्टिट्यूट कर दिया, लेकिन आप देख रहे हो कि जिस पोजीशन पे ये मार्कर था, मतलब ये जो पहले रेड था उसी पोजीशन पे ये ग्रीन आपका कैप भी आया है, तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज नोन एज रिटेंशन। कहलाएगा रिटेंशन। अब सपोज करो ये ग्रीन तो आ गया, ये ग्रीन आ गया, लेकिन अब जो ये आपका मार्कर है सपोज करो ये ऐसा हो गया, तो यानी सब्स्टिट्यूशन तो यहां भी हो रहा है। ये देखो जो आपका रेड है इसको सब्स्टिट्यूट किया किसने? ग्रीन ने, लेकिन उसकी पोजीशन जो रेड की पोजीशन थी, पहले ऐसे थी रेड की पोजीशन, ये रेड की पोजीशन थी, इसके जस्ट अपोजिट हो गई लाइक दिस। तो दिस इज नोन एज इन्वर्जन। इसे क्या कहते हैं? इन्वर्जन। तो दिस इज नोन एज रिटेंशन एंड दिस इज नोन एज रिटेंशन। तो दो चीजें आपको आ गई। अब थर्ड चीज, अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी किसी रिएक्शंस में क्या होता है कि ये जो रिटेंशन का प्रोडक्ट है और ये जो इन्वर्जन का प्रोडक्ट है ये दोनों साथ साथ भी बन जाते हैं। तो अगर रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट साथ में बनेंगे तो 50-50% अगर बन रहे हैं, और ये भी जरूरी 50-50% बन रहे हैं, तो दैट मिक्सचर इज कॉल्ड रैस्मिक मिक्सचर। उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? रैस्मिक मिक्सचर कहलाते हैं, और ये प्रोसेस कहलाती है हमारी रैसिमाइजेशन। तो देखो मैंने आपको तीन पॉसिबिलिटी दिखाई। अगर आप देखोगे ये हम लोगों का मॉलिक्यूल था, कोई एल्काइल हैलाइड था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें एसिमेट्रिक कार्बन है, ये जरूरी है, एसिमेट्रिक कार्बन है। तो अगर इसमें एसिमेट्रिक कार्बन है तो ये X को सब्स्टिट्यूट किया, किसने सब्स्टिट्यूट किया? Y ने,
और y और अगर x की जो स्पेस में जो पोजीशन है जिसे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी तो वो प्रोसेस कहलाएगा रिटेंशन। लेकिन अगर जो y आया उसकी पोजीशन x के जस्ट अपोजिट होगी, अगर अपोजिट होगी तो दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्वर्जन। और अगर किसी रिएक्शन में A और B यानी रिटेंशन भी बन रहा है और इन्वर्जन भी बन रहा है तो देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। तो अब आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई, एक आपको एसिमेट्रिक कार्बन आ गया, एक आपको रिटेंशन आ गया, एक इन्वर्जन आ गया, और रिटेंशन इन्वर्जन अगर साथ साथ होते हैं किसी प्रोसेस में तो दैट इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। ओके, अब मूव करते हैं। देखो अभी तक हम बेस बना रहे थे, अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, कौन सी रिएक्शंस है? SN रिएक्शंस है। तो SN रिएक्शन में किस केस में आपका ठीक है इन्वर्जन होता है, किस में रेसिमाइजेशन होता है, डिस्कस करते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने बताया था कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उसके बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, वो बहुत सारे तरीके से कंप्लीट हो सकती है। तो अब अगर हम उसको एक एग्जांपल की हेल्प से देखें, जैसे हमने सपोज करो SN2 मैकेनिज्म डिस्कस किया, मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं। तो ये हम लोगों के पास एक एल्काइल हैलाइड है, लेकिन मैंने क्या बोला था कि स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिस्कस करने के लिए द मॉलिक्यूल शुड कंटेन एट लीस्ट वन एसिमेट्रिक कार्बन। तो उसमें वन एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये जो हमारा मॉलिक्यूल है, जो मैंने स्ट्रक्चर यहां ड्रॉ कर रखा है, ये मॉलिक्यूल है 2-ब्रोमोब्यूटेन। दिस मॉलिक्यूल इज 2-ब्रोमोब्यूटेन। तो ये जो 2-ब्रोमोब्यूटेन है इसमें एसिमेट्रिक कार्बन है। देखो दिस इज एसिमेट्रिक कार्बन, क्योंकि इस कार्बन से एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, एक इथाइल है और एक Br आपका एटम अटैच है। सो दिस कार्बन इज एसिमेट्रिक। अब ये आपका प्रोडक्ट बना रहा है SN2 मैकेनिज्म से। सपोज करो ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से जा रही है, तो इस एसिमेट्रिक कार्बन पर ये जो OH हमने न्यूक्लियोफाइल लिखा है, ये कहां से अटैक करेगा? ये बैक साइड से अटैक करेगा। तो आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि जब कभी भी SN2 मैकेनिज्म होता है, सबसे बड़ी SN2 मैकेनिज्म होता है और उस SN2 मैकेनिज्म में एसिमेट्रिक कार्बन है और रिएक्शन भी उस एसिमेट्रिक कार्बन पे हो रही है। देखो इसने अटैक किया इसी कार्बन पे और वो Br को अगर सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो ये जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट Br रिमूव, उसकी जगह OH आ गया। तो ये प्रोसेस हमेशा इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है? इन्वर्जन प्रोडक्ट। और इस इन्वर्जन को वॉल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। इस इन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं? वॉल्डन इन्वर्जन। अगर आप इसको फील करना चाहते हो कि एक्चुअली ये कैसा इन्वर्जन हो रहा है, तो आप इसको ऐसा समझो, सपोज कोई आपके पास एक अम्ब्रेला है, एक अम्ब्रेला एक छाता, ओके, और ये जो OH आ रहा है, देखो OH अटैक करने के लिए आ रहा है। सपोज कोई एक स्ट्रॉन्ग विंड है, स्ट्रॉन्ग विंड है, तो ये अम्ब्रेला था, ये देखो इसके ऐसे मुंह टाइप के हैं, यहां से OH आ रहा है स्ट्रॉन्ग विंड के साथ। तो जैसे ये स्ट्रॉन्ग विंड के साथ आया तो आप देखो ये सब के सब ठीक है क्या हो गए? तो क्या हो गया? इन्वर्जन हो गया। वो ठीक इसका उल्टा हो गया। जस्ट लाइक अम्ब्रेला आपको पता है इन्वर्टेड हो जाता है, उल्टा हो जाता है जब उसमें एक स्ट्रॉन्ग विंड आती है। तो SN2 मैकेनिज्म में हमेशा इन्वर्जन का प्रोडक्ट मिलेगा। किसका प्रोडक्ट मिलेगा? इन्वर्जन। तो ये है SN2 मैकेनिज्म की स्टीरियोकेमिस्ट्री, कि अगर कोई रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से जाती है लेकिन अगर उसमें एसिमेट्रिक कार्बन होता है, मैं दोबारा फोर्स कर रहा हूं, अगर उसमें एसिमेट्रिक कार्बन होता है तो उस समय जो प्रोडक्ट बनता है उसका कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन मींस एसिमेट्रिक कार्बन के अराउंड जो ग्रुप है उनका स्पेस में अरेंजमेंट उल्टा हो जाता है। नाउ मूव टू SN1 मैकेनिज्म। अब SN1 मैकेनिज्म भी थोड़ा पहले डिस्कस कर लेते हैं कि SN1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो SN1 में अगर आपको याद होगा कि जो SN1 मैकेनिज्म होता है वो इट इज अ 2-स्टेप मैकेनिज्म। ये 2 स्टेप मैकेनिज्म में होता है। फर्स्ट स्टेप आप लोगों को पता है स्लो स्टेप भी था, हमने डिस्कस कर रखा है इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में। तो जो SN1 मैकेनिज्म होता है ये 2-स्टेप मैकेनिज्म होता है। इसका पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? रिवर्सिबल होता है एज वेल एज स्लो होता है। और इस स्लो स्टेप में बनता क्या है? इस स्लो स्टेप में बनता है कार्बोकैटायन। क्या बनता है? कार्बोकैटायन। बस हमको यही चीज इंपॉर्टेंट है, कार्बोकैटायन बनता है। तो देखिए हमने यहां पर भी वही मॉलिक्यूल लिया, सेम 2-ब्रोमोब्यूटेन लिया जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में कार्बन और ये जो Br है इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है इसका हेटेरोलिटिक फिशन होगा। कैसा फिशन होगा? हेटेरोलिटिक फिशन। ये यानी इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स Br लेके रिमूव हो जाएगा। तो ये स्टेप स्लो है और रिवर्सिबल तो साइन हमने बना के।
तो जैसे ये Br दोनों इलेक्ट्रॉन लेके शिफ्ट हो जाएगा तो इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बन जाएगा कार्बोकैटायन। अब यहां पर कार्बोकैटायन का आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कार्बोकैटायन में जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। कैसा हाइब्रिडाइज होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? प्लेनर ट्रायंगुलर होगा, प्लेनर ट्रायंगुलर। ओके, तो देखिए आप, तो ये आपका एल्काइल हैलाइड था 2 ब्रोमोब्यूटेन। स्लो स्टेप में पोलर प्रोटिक मीडियम ने कार्बन और Br के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और हमारा कार्बोकैटायन बन गया। अब कार्बोकैटायन कैसा होता है? कार्बोकैटायन में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है और sp2 हाइब्रिडाइज होने के साथ साथ उसका स्ट्रक्चर प्लेनर ट्रायंगुलर होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो जस्ट लाइक ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है प्लेनर ट्रायंगुलर। ये प्लेनर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, प्लेनर ट्रायंगुलर। ओके, ये देखो 1 बॉन्ड 2 और 3 पर हर किसी के बीच में 120 का एंगल होगा। ओके, अब दूसरी चीज क्या है कि जो कार्बोकैटायन होता है, जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास हमेशा एक वैकेंट 2p का ऑर्बिटल होता है। तो यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन नजर आ रहा है, इसके पास एक वैकेंट 2p का ऑर्बिटल होगा, p का ऑर्बिटल होगा। अब p का ऑर्बिटल है तो p का ऑर्बिटल है तो p का शेप क्या होता है? डंबल शेप होता है। कैसा शेप होता है? डंबल। तो ये देखो, ये जो बीच में कार्बन है, इसके पास सपोज करो ये जो मार्कर है ये एक आपका p ऑर्बिटल है। तो p ऑर्बिटल में आपको बताया 2 लोब्स होते हैं। देखो, एक लोब ऊपर, एक लोब नीचे, ये डायग्राम में दिख रहा है। अगर इसके पास 2 लोब हैं तो अब क्या होगा? अब जस्ट देखो, 2 लोब है। अब इस पे अटैक करने के लिए सेकंड स्टेप विच इज अ फास्ट स्टेप, अब इसमें आएगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए। तो अगर इसके पास p ऑर्बिटल है जिसमें 2 लोब्स हैं और सपोज करो न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी इसमें अटैक कर सकता है और इसमें नीचे से भी अटैक कर सकता है। यानी कि जब ये न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये एक बार इस पोजीशन पे अटैक करेगा और एक बार जस्ट इस पोजीशन के अपोजिट पोजीशन, यानी दोनों प्रोबेबिलिटीज होंगी, दोनों प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर देखो आप लोग, जो डायग्राम हमने ड्रॉ कर रखा है, ये जो OH है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसने एक बार ये प्लेन के अबव से भी अटैक किया, एक बार प्लेन के बिलो से भी अटैक किया। तो यानी अगर इसने ऊपर से भी अटैक किया है और इसने नीचे से भी अटैक किया है तो इसका भी इस बार 2 प्रोडक्ट बनेंगे और दोनों प्रोडक्ट में OH की पोजीशन एक दूसरे के अपोजिट होगी नहीं होगी? डेफिनेटली होगी, क्योंकि देखो जब वो ऊपर से अटैक करेगा तो वो जो पोजीशन है वो इसके जस्ट क्या है? अपोजिट है। ये कहां से अटैक कर रहा है? अबव प्लेन। ये कहां से अटैक कर रहा है? बिलो प्लेन। तो अबव प्लेन, बिलो प्लेन, दोनों अटैक हुए। तो देखो 2 पॉसिबिलिटी इसमें और इसमें। आप नोटिस करो कि OH की जो पोजीशन है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जस्ट क्या है? अपोजिट है। इनकी कॉन्फ़िगरेशन अलग-अलग है। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो यहां पर क्या हो जाएगा? रेसिमाइजेशन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रेसिमाइजेशन। तो SN1 की समरी क्या है कि जब SN1 मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनता है तो आपको हमेशा याद रखना है कि इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? आपका रेसमिक मिक्सचर बनेगा। वैसे ये आपके लेवल से थोड़ा ज्यादा है, ये बहुत ही हाई लेवल में आता है कि जो आप लोगों का SN1 में जो प्रोडक्ट बनता है वो रेसमिक मिक्सचर तो बनता है, लेकिन ये कंप्लीट रेसमिक मिक्सचर नहीं बनता, ये 100% रेसमिक मिक्सचर नहीं बनता, ये पार्शियल रेसमिक मिक्सचर बनता है। तो देखो इसमें दोनों प्रोडक्ट हैं, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे स्ट्रक्चर से, तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये देखो इसमें Br है, OH है, तो दिस इज, ये कौन सा प्रोडक्ट है? ये है आपका रिटेंशन वाला प्रोडक्ट, रिटेंशन। इसमें OH जस्ट अपोजिट है, तो ये कौन सा है? इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट है। तो SN1 मैकेनिज्म में रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों आपके 50-50% नहीं बनते, ठीक है? ये तो हायर क्लासेस में करते हैं, आपकी शायद किसी बुक में लिखा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों प्रोडक्ट सेम बनते हैं, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली आप लोगों का रिटेंशन का जो परसेंटेज होता है वो इन्वर्जन के परसेंटेज से थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी 60-40 का रेशियो, 55 ठीक है हो गया आप लोगों का, या 45 का रेशियो होता है, लेकिन ये ज्यादा होता है, ओके। तो ये हो गया किसका? मैकेनिज्म SN1 का। तो फाइनल समरी, अगर रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से जाती है तो उसमें हमेशा इन्वर्जन होता है। क्यों इन्वर्जन होता है? क्योंकि उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो न्यू न्यूक्लियोफाइल है उसकी जो पोजीशन होगी वो लीविंग ग्रुप्स के जस्ट क्या होगी? अपोजिट होगी।
ऑन द अदर हैंड SN1 मैकेनिज्म में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो आपका क्या बनते हैं, सेम कॉन्फ़िगरेशन वाले भी बनते हैं और इन्वर्टेड वाले भी बनते हैं। तो इसमें क्या होता है, रेसिमाइजेशन होता है। तो ये है आप लोगों का कंप्लीट स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, फिर अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम SN1 और SN2 के बीच में एक, ठीक है, कंपटीशन करेंगे, उनके बीच में थोड़ा फाइट करेंगे। क्योंकि आप देखोगे कि जब हम SN1 और SN2 के देखते हैं तो मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि ये मॉलिक्यूल SN1 से जाएगा, ये SN2 से जाएगा। तो इसके लिए हम एक नया वीडियो बनाएंगे। देन ओके, थैंक यू।